अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी आज ज़रा बात करेंगे यूक्रेन की और रशिया की कि ज़ाहिर है जो वहाँ पे जिस तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पे एक वॉर ज़ोन बना हुआ है, वो तो हम देखते ही रहते हैं हमारे टीवी चैनल्स पे भी और दूसरे सारी दुनिया के ही टीवी चैनल्स पे न्यूज़ आती रहती है। कहाँ की तरफ ये जंग जा रही है और किस तरह से इसको ख़त्म किया जाएगा, कौन-सी ऐसी बाकी की कंट्रीज़ हैं जो आगे बढ़ सकती हैं और इसको रोक सकती हैं। वैसे तो अमेरिका ने कहना चाहिए कि बिल्कुल साइड पर हो गया और कहा है कि जी वो इसमें कोई दखल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम इसको किस तरह से देखते हैं और इससे क्या नुकसान हो सकता है बाकी की कंट्रीज़ को, इस पे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन हम इस बारे में भी लेंगे कि एक कल भी और उससे पहले 1 दिन पहले जो है वो कहा गया कि जी एक मिसाइल जो है वो इंडिया की तरफ से पहले ये कहा गया जी कोई उड़ती हुई चीज़ आई थी, लेकिन ख़ैर बाद में वो पता लगा कि वो एक मिसाइल था और इंडियन साइड से आया है और आज इंडियन साइड की जो उनकी मिनिस्ट्री है यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको क्लियर भी कर दिया है कि गलती से हो गया था। तो ये चीज़ें जो हैं वो किस तरफ को जा रही हैं और ये इस तरह की गलतियाँ वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने बता दिया कि जी बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। और अगर ये चीज़ हुई ही है तो मेरे ख़्याल है पाकिस्तान और भारत दोनों कंट्रीज़ को ही आगे से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी कि इस तरह का कोई मिसहैप ना हो। और अच्छी बात सिर्फ़ यही इसमें रही कि एक तो इंडिया ने इस बात को मान लिया और दूसरा ये कि इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। इस पे हम बात करेंगे। हमें जी आज जॉइन करेंगे इंडिया से मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव साहब। आप सब जानते ही हैं सर को और हम टीवी पे भी देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर सबसे पहले हम थोड़ी-सी बात शुरू में कर लें कि जो आज एक हंगामा मचा हुआ था पाकिस्तान में कि जी उधर से मिसाइल आया है और आपके यहाँ से भी कहा गया कि बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है। तो सर इस तरह की मिस्टेक्स के मतलब आप क्या समझते हैं कि क्यों हो जाती हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो हमारे पास मिसाइलें हैं, एक बड़े फुल प्रूफ सिस्टम है, उसका वार हुँ, हेड उसके अंदर नहीं था। और एक प्रकार से ये यकीन है कि कोई गलती से भी ऐसा नहीं है कि फायर हो जाएगा। तो ये जो हुआ एक टेक्निकल ग्लिच थी और उसके कारण ये जब मेंटेनेंस हो रही थी मिसाइल की, तब ये एक्सीडेंटली फायर होगी। और ये फायर हुई, मैं मानता हूँ 124 किलोमीटर इनसाइड गई है पाकिस्तान के एयर स्पेस में। ये करीब करीब 40,000 फीट ऊंची और इसकी स्पीड भी 2-3 गुना होगी साउंड से। मगर इंडियन डिफेंस फोर्सेस के जो एमओडी है, पीआरओ, उन्होंने इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया पाकिस्तान को कि भाई ये गलती से मिसाइल ऐसे ऐसे छूट गई है और इसके अंदर वार हेड नहीं था। तो ये भी सच्चाई है। मगर ये आपकी बात मैं समझता हूं कि हमें और भी अपने सिस्टमों को रिफाइन करना पड़ेगा दोनों तरफ से, कि गलती में भी गलती ना हो, क्योंकि ऐसी गलती काफी भारी पड़ सकती है अगर ये कहीं रियासी एरिया में पड़ जाता, ये मानता हूं। मगर देखो, भारत ने इमीडिएटली एक तो इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को, और सेकंड ये भी है कि हमारा एक बड़ा सिस्टम है, पुख्ता सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिसाइल अकेला फायर करे, उसका वार हेड कहीं है, उसकी बाकी सिस्टम कहीं है, परमिशन कोई और देगा। तो भारत के अंदर स्पेशली मैं ये बताऊंगा अर्जुन, एक बड़ा वेल मैकेनाइज सिस्टम है इसके ऊपर। मगर ये गलती हुई है, इमीडिएटली इसके ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हो रही है। क्या गलती थी, क्यों हुई, किसकी गलती से गलती हुई, उस पर एक्शन होगा आरजू। बिल्कुल ठीक। और सर मैं यहाँ पे ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी इंडियन गवर्नमेंट को कि उन्होंने इस बात को माना और इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं तो दोनों देशों को कहूँगी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में इस चीज़ के ऊपर बहुत ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना हो। इससे अपने आप को भी कोई नुकसान हो सकता है और दूसरी साइड पे भी कोई खामखाई का एक कुछ ना कुछ जो है वो डैमेजेस आ सकते हैं। तो इस पे ज़रूर आई होप कि दोनों कंट्रीज़ ही ख्याल करेंगी। सर हम बात करते हैं रशिया की और यूक्रेन की। आप क्या समझते हैं कि किस तरह ये जो है जंग को रोका जा सकता है? और इससे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बाकी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ भी परेशान हैं। लेकिन रशिया की तरफ से आप क्या समझ रहे हैं कि किसी किस्म का कोई ऐसा उनका बिहेवियर है जिससे लगे कि वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं? देखो आरजू, पहले तो हम ये समझते हैं कि रूस ने ये हमला किया क्यों यूक्रेन पे, हुँ, क्योंकि यूक्रेन के साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
जो इसकी 3 पॉइंट थे जो रशिया के, कि एक तो कि यूक्रेन नाटो में दाखिल ना हो, दूसरा ये है कि जो क्रीमिया का एरिया है उसको मान लिया जाए रशिया का, उसको सॉवरेन मान लिया जाए, और तीसरा था जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो स्पेशली डोनबास का एरिया है उसको एक प्रकार से इंडिपेंडेंट की मान्यता मिले। तो जब रूस ने हमला किया, तो ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं डाउट थी कि कहीं यूक्रेन नाटो में आ सकता है, और ये पुतिन ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया था कि आपने 91 में हमें भरोसा दिलाया था कि जो यूरोप है वो ईस्ट की तरफ, नाटो ईस्ट की तरफ एक्सपेंड नहीं करेगा, मगर ऐसा आपने किया नहीं। आपने पहले बाल्टिक स्टेट ली 1994 में, जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, मगर और एक के बाद एक आज पहले 11 स्टेट्स थी नेटो की, और नेटो की आज के करीब 30 स्टेट्स हो गई, और नेटो का महत्व टूट गया था। जो वार्सा पैक्ट हट गया था, सोवियत यूनियन रहने के लिए था नहीं, वो बट के उसके हिस्से हो गए, रूस बन गया। तो ये बात ठीक है, और इसलिए इसने एक रेड लाइन ड्रॉ की थी कि अब मैं नहीं मान सकता, क्योंकि यूक्रेन तो उनके दरवाजे पे है। अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है और वहां पर नेटो के मिसाइलें आती हैं, तो इसका मतलब रूस के लिए बड़ा खतरा है। तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड थी कि भाई ये विश्वास दिलाया जाए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर कमी रही, और उसने जो है यूक्रेन पे अटैक कर दिया। पहले जो जो डोनेस्क और लुहांस्क का एरिया था जो ईस्ट यूक्रेन में, उसको कब्जा किया, उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और अपनी फौजें भेजी, और उसके बाद फिर वो यूक्रेन के अंदर अटैक कर दिया। मेरा पॉइंट सबसे पहले यह है पुतिन साहब पे कि भाई यूक्रेन तो इमीडिएटली तो नेटो में आने वाला नहीं था। यूक्रेन को आपने एकदम अटैक कर दिया और एक का बलि का बकरा बन गया यूक्रेन। ये लड़ाई है रूस और अमेरिका की, ये लड़ाई है रूस की और नेटो कंट्रीज की, और इसके अंदर जो भुगत रहा है वो यूक्रेन। अब यूक्रेन बर्बाद हो गया है, उसके अंदर बहुत डैमेज हुआ है, उसकी मेजोरिटी ऑफ जो सिटीज हैं वो बर्बाद हो गई हैं। वो चाहे खारकीव है कैपिटल है जो उसकी फाइनेंस, उसके बाद जो कीव है जो एक्चुअल कैपिटल है, वो भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा। उसके बाद मैरीपोल, उड़ीसा, और ऐसे ऐसे जो कितने टाउन हैं जो बर्बाद हो गए। अब हम ये देखते हैं कि अब स्थिति क्या है। तो एक बात मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं रूस ने यह सोचा था कि जब उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी अगर आप कंपेयर करो रूस की और यूक्रेन की, तो यूक्रेन कहीं भी नहीं खड़ा होता रूस के सामने, क्योंकि रूस एक नंबर 2 मिलिट्री पावर है वर्ल्ड की, $62 बिलियन का डिफेंस बजट है, और यूक्रेन 22वीं नंबर है, करीब करीब $5 बिलियन खर्च करता है। उसके पास अगर आप टैंक देखें, आप एयरक्राफ्ट देखें, शिप देखें, सबमरीन देखें, अटैक हेप्टर देखें, तो कम से कम 10 गुना ज्यादा है रूस के पास। तो कहीं ना कहीं रूस ने सोचा था कि अगले 5, 6, 7 दिन में वो पूरे यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, मगर ये मुझे लगता है कि एक उसने अंडर एस्टिमेट किया, और जो ये सोच विचार किया कि ऐसा होगा वो ही हुआ। उसकी वजह थी कि यूक्रेन की जो फौजें हैं वो बहुत जबरदस्त लड़ी। एक इंस्पायरिंग लीडरशिप का नुमाइंदा किया जेलेंस्की ने, और कहीं ना कहीं आप ये देखें कि अभी 15-16 दिन हो गए हैं, और ना खारकीव गिरा है ना कीव। खारकीव तो ईस्ट यूक्रेन के नजदीक है, डोनबस के नजदीक है, और वहां पर 2 बार रूस ने ये क्लेम किया कि हमने ले लिया है, मगर यूक्रेन ने दोबारा ले लिया, और कीव तो अभी गिरेगा। तो ऐसे में सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं पुतिन ने भी एक प्रकार से मिसकैलकुलेशन की, और यूक्रेन ने भी मिसकैलकुलेशन की। यूक्रेन ने हरदम ये सोचा कि शायद नेटो उसकी मदद करेगा, और वो नेटो के उसके ऊपर चल रहा था, मगर नेटो ने बड़ा क्लियर कर दिया, स्पेशली अमेरिका ने, कि भाई हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे, हम आपकी वैसे तो मदद करेंगे। तो सच्चाई यह है कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया, यूक्रेन एक बलि का बकरा बन गया, यूक्रेन एक स्केप गोट बन गया, और ये लड़ाई अब ऐसे दौर पे पहुंच गई है, 16 दिन हो गए हैं कि यूक्रेन की बहुत भारी नुकसान हुआ है। कई उसकी जो सिटीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और करीब करीब 20 लाख के करीब लोग यूक्रेन को छोड़ के जो पड़ोसी देशों में चले गए हैं, चाहे वो हंगरी है, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो रोमेनिया है। तो ऐसे में सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है,
और अब जो लड़ाई है कीव की, अगर कीव गिर जाता है तो कहीं ना कहीं पुतिन जो सोचेंगे कि जो उसने बोला था वो उसने प्राप्त किया। अब सिचुएशन आ गई है आरजू कि यहाँ के बाद क्या होगा। एक रे ऑफ होप नजर आ रही थी कि जो टर्की है, जो कि मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, उसने दोनों फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग कराई कल, मगर वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है वो सरेंडर करे, और यूक्रेन कहता है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सीज फायर करेंगे। तो अब सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल आ गई है, ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है और ना ही रूस। तो ये लड़ाई जो है अभी लंबी खिंचेगी लगता है, और इसके अंदर यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डैमेज हो गया है, और ऐसे में इसके बहुत बड़े बुरे परिणाम पूरे वर्ल्ड में पड़ेंगे। वो हम जब आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तब उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, मगर सच्चाई ये है कि अब स्थिति नाजुक है और काफी नुकसान हो रहा है। अब लड़ाई कीव और खार्किव की होगी, जिसके अंदर उनको पकड़ना आसान नहीं है। बिल्टअप एरिया की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, वो डिफेंडर को जो है फेवर करती है। उसके टैंक, उसके जो बस्तरबंद गाड़ियां हैं रूस की, वो अंदर नहीं बढ़ पाएंगी, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा नुकसान होगा कीव को। वो मिसाइलें दागेंगे, रॉकेट दागेंगे एयर पावर से, और आपकी आर्टिलरी फायर से स्पेशल फोर्सेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, मगर मुझे लगता है इतनी जल्दी कीव नहीं गिरेगा। और हमारे को लग रहा है कि काफी नुकसान होगा उन दोनों में, और काफी नुकसान हो रहा है पूरे रूस में, और स्थिति काफी नाजुक है आरजू। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन जैसा कि आपने कहा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि बाकी दुनिया के ऊपर क्या उसके असरात आएंगे, और अब बाकी भी इफेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया, पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज भी, उन्हें कोई फर्क ना पड़े। आपके ख्याल से कि उनको क्या डैमेजेस आ सकते हैं, बाकी कंट्रीज पे क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, पहले हम नुकसान देखते हैं और फिर देखते हैं कौन से ऐसे देश हैं जिनको बहुत फायदा होगा, और वो शायद उनके हिसाब से ये लड़ाई चलती है तो फायदा बढ़ता जाएगा। देखो, नुकसान पूरे वर्ल्ड को होगा। वर्ल्ड इसलिए होगा क्योंकि हर जो डेवलपिंग कंट्रीज और जो कि डेवलप्ड भी हैं, उनको ऑयल और गैस चाहिए, और ऑयल और गैस की जो कीमतें हैं, अभी आप देखो कम से कम 130 135 डॉलर पर बैरल हो गई है, करीब करीब 70-80 थी। तो एक तो 20 से 25 से 30% आपका ये ऑयल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस ऑल राउंड द वर्ल्ड बढ़ेंगे। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत है, इसमें पाकिस्तान भी आता है, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक प्रकार इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। दूसरा है आपका जिंक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, और लिथियम है। जो लिथियम है जहां पर बैटरी बनाने का काम आता है, यूक्रेन में होती है, उनको बड़ा डैमेज होगा, उससे उनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। यह भी मानना पड़ेगा कि यूक्रेन को बोला जाता है ग्रेनरी ऑफ यूरोप। इसका मतलब सबसे ज्यादा वहां पर वो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप बोला जाता है, कि वहां पर सबसे ज्यादा गेहूं होता है, वीट होता है, बाकी अन्न होता है, वो सारा बर्बाद हो जाएगा। उसके कारण भी आप देखोगे फूड शॉर्टेज होगी वर्ल्ड में। तो एक प्रकार से जो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी 0.6% श्रिंक होने के चांसेस हैं। ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा करीब करीब 3 से 4% पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये जो 20 लाख से लेके सोचने में आया कि 50 लाख तक लोग प्लान करके दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, बहुत बड़ी जो एक ह्यूमन डिजास्टर होने वाला है। ये लड़ाई जल्दी से जल्दी रुकनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, और नहीं तो बड़ा नुकसान होगा पूरे वर्ल्ड को। अब देखते हैं ऐसे कौन सी देश हैं जिनको फायदा है, और वो क्यों कराया। हमें लगता है कि एक देश, दो देश हैं जिसको इसका काफी फायदा है। एक तो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि भाई ये लड़ाई जो है मेरे डायरेक्ट तो है नहीं, अमेरिका और रशिया की, आप रशिया को इन्वॉल्व कर लो और यूक्रेन को बलि का बकरा बना दो, और वो लड़ेगा, और नुकसान यूक्रेन को भी होगा, रूस को भी होगा, और उनको फायदा होगा। उनको 3-4 फायदे होंगे। एक तो रूस समझ, एक तो जो अमेरिका समझता है, ये जो ऑयल और गैस जो यूरोप से आती है, जो यूरोप को आती है रशिया से, उस पर अभी बाधा पड़ेगी, क्योंकि बताया है कि वो गैस रूस भी नहीं देगा और यूरोप भी मना कर रहा है। उससे क्या है कि 1/3 ऑफ गैस, 1/4 ऑफ ऑयल ऑफ यूरोप कम फ्रॉम रशिया, अब वो बंद हो जाएगा।
अब बंद हो जाएगा। यहाँ तो ठंड बहुत है यूरोप में, उनको गैस ऑयल चाहिए, तो कहीं ना कहीं अमेरिका उसको अपनी मार्केट देख रहा है। वो उसके पास ऑयल भी है, गैस भी है, और वो सोचता है कि मुझे ये मार्केट अमेरिका को मिल जाएगी। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है उसका, चाहे उसकी प्राइस ज्यादा होगी। यहाँ से पाइपलाइन थी, आपको पता है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 और 1 पाइपलाइनों के जरिए से आता था रूस से जर्मनी, फ्रांस, इटली में, मगर वो शिप से आएगा तो उसकी प्राइसिंग होगी ज्यादा। मगर अमेरिका ये एक मार्केट देख रहा है। दूसरा, अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हथियारों का बेचना। लड़ाई है, अब लड़ाई से हथियार बिक रहे हैं, और वो देश जो कि डर रहे हैं अभी कि कल को हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, हम भी चपेट में आ सकते हैं, वो सभी अभी हथियार खरीदने की होड़ में लगे हैं। और ऐसे में ये लॉकहीड है जैसे अमेरिका की और बाकी कंपनी है, उनको बहुत ऑर्डर मिल चुके हैं, चाहे वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं, चाहे उसकी आपके टैंक्स हैं, चाहे एयरक्राफ्ट है। ये ऐसे में अमेरिका को बहुत फायदा होगा, उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट की मार्केट बहुत आगे बढ़ गई, और आज की तारीख में ज्यादातर देश मॉडर्न वेपन खरीदना चाहते हैं कि कल को हम अगर लड़ाई की लपेट में आ गए तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो ये दो बड़े मेन फायदे अमेरिका को लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका जानता है कि इस लड़ाई में रूस इन्वॉल्व है। रूस की जो इकोनॉमी है वो कमजोर है। देखो, कोई देश आप मिलिट्री स्ट्रांग नहीं बन सकता जब तक उसकी जो एक प्रकार से इकोनॉमी भी उसी के काबिल हो। अब रूस को अगर आप देखें कि मिलिट्री पावर तो नंबर 2 है वर्ल्ड में, पर इकोनॉमी तो उसकी इटली से भी कमजोर है, तो वो कहां इतना लड़ पाएगा। हो क्या रहा है अभी, रूस का क्या नुकसान होगा। रूस के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, सैंक्शन लगा दिए हैं यूरोप ने और जो अमेरिका ने। ये सैंक्शन का इम्पैक्ट अभी डायरेक्ट इतनी जल्दी तो नहीं होगा, मगर धीरे धीरे होगा, क्योंकि स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से भी इनको हटा दिया। अब कोई कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि रूस ने इसके लिए प्रिपेयर कर रखा है, उसने बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, उसने युआन रूबल का भी एक से भी बेचने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूं, मगर फिर भी उसको इम्पैक्ट होने वाला है। अब होगा क्या, दूसरा वो कौन सा देश है जिसको इसका फायदा होगा। दूसरा देश है चीन। अब चीन को कैसे फायदा होगा, क्योंकि रूस जो है ऑयल और गैस अपना यूरोप में बेचता था, वो बंद हो जाएगा, और कंट्रीज भी लेंगी नहीं क्योंकि उसको सैंक्शन लगा दी हैं। तो ऐसे में उसको कोई और चॉइस नहीं है, वो चीन को देगा, चीन को बहुत सस्ते दाम में देगा, और चीन की डिपेंडेंसी रूस की बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर इतनी सैंक्शनें लगा दी हैं। अब उससे ट्रेड नहीं करेगा कोई, सब हिचकिचाएगा, भारत भी डरेगा। और ऐसे में होगा क्या कि रूस जो है डिपेंडेंट ज्यादा हो जाएगा चाइना पे, चाइना बिग ब्रदर बनेगा, और उसके साथ साथ रूस जो है अपना ऑयल और गैस सस्ते दामों में चीन को बेचेगा। तो ये एक बात है कि चीन भी इस लड़ाई के अंदर फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर आप चीन का रिएक्शन देखें, चुपचाप बैठा हुआ है, और अभी उसने जो पास किया है कुछ एक चीजें उसने कहा है कि मैं रूस को नहीं दूंगा। इसका मतलब वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता, वो नहीं आना चाहता यूरोप और नेटो कंट्रियों की बुरी नजरों में। तो मुझे लगता है कि दो कंट्री जिनको फायदा होगा वो अमेरिका और चीन है, और इसके अलावा बाकी पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऑयल गैस के रेट बढ़ेंगे, जिंक, कॉपर, लिथियम के प्राइसेस बढ़ेंगे, और एक अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हो गया है। और ऐसी लड़ाई अगर नहीं रुके जल्दी, तो ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। ये डर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ऐसा है, जब लड़ाई शुरू करना तो आसान है, लड़ाई बंद करना मुश्किल है, और ये नहीं, कंट्रोल आप भी हो जी सकती है। आरजू। जी, आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल से जो एक और बात यहाँ पे की जाती है, एक और जो न्यूज चल रही है या लोग आपस में बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी एक थर्ड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो सकती है, और क्या आप समझते हैं कि ये इस बात में किसी हद तक कोई दम है, वाकई में ऐसा हो सकता है? देखो, ये कोई चीज आज की तारीख में तो नहीं लगता, मगर होने को कुछ भी हो सकता है। वो क्यों, आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी धीरे धीरे बढ़ी थी। हम्म, अब जैसे बेलारूस कह रहा है कि मैं अपनी मिसाइलें दूंगा और मैं भी अटैक कर सकता हूं यूक्रेन पे। अगर बेलारूस जंप मार जाता है रूस की हेल्प करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं एक थर्ड कंट्री और इन्वॉल्व हो जाएगी, उसके बाद एक और, ऐसा हो सकता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल।
अगर ये हो जाता है या कीव नहीं गिरता या सिचुएशन फ्लेक्सिबल है और कहीं ना कहीं ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये न्यूक्लियर भी कहीं ना कहीं जा सकता है, क्योंकि इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप। तो ऐसे में ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी सब ले उतना आसान है, क्योंकि ये सिचुएशन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकता है। मैं लगता नहीं है कि ऐसे चांसेस हैं, और ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर भी जा सकता है। मैं ये भी समझता हूं कि जिस प्रकार से कुछ एक न्यूक्लियर स्टेटमेंट पास हुई हैं पुतिन की तरफ से और दूसरा अमेरिका की तरफ से, ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस एंड पीस। तो उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनके बारे में ऐसे बात नहीं करना चाहिए। अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। अभी न्यूक्लियर हथियार की जो बात करते हैं उनको समझना चाहिए कि 6500 के करीब जो न्यूक्स हैं वो रूस के पास है, 6000 के करीब जो हैं वो जो अमेरिका के पास है। पर आपको तो 5-7 न्यूक्स चाहिए पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। वो तो भारत और पाकिस्तान में भी है, और बाकी फ्रांस, इंग्लैंड और आपके इटली में भी है। तो मेरा मतलब ये है, चाइना में, इटली में नहीं, इटली तो है नहीं, नॉन न्यूक्लियर है। तो मेरा मतलब ये है कि जो लोग न्यूक्लियर हथियारों की बात करते हैं उनको समझना चाहिए कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होने से पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, और ये बात नहीं की जाए, ये दीज आर द वेपन ऑफ डेटरेंस। मगर जिस तरीके से आपने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या ये उसकी युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर कार की तरह, अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि सिचुएशन साइज समझ जाएगी, क्योंकि टर्की इन्वॉल्व है, टर्की का इंटरेस्ट है दोनों तरफ। टर्की चाहता है एक तरफ, उस टर्की के लिए एक तरफ खाई एक तरफ कुआ, क्योंकि टर्की यूक्रेन से भी रिलेशन करना चाहता है, वहां ड्रोन वगैरह बेचे हैं, वो रूस के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, उसके इकोनॉमिक रिलेशन पहले भी बहुत अच्छे थे, वो अमेरिका के साथ भी, क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है। तो वो चाहता है कि अभी मीडिएटर बन के वो एक थानेदार बने, तो इसलिए वो इन तीनों को लेने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन को और रूस को बातचीत करने के लिए, कि कोई ना कोई हल निकले। मगर मुझे लगता है इसका हल निकलना चाहिए। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में ऐसा होना अभी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ चांसेस हैं मीडिएशन के। वो क्यों? क्योंकि जेलेंस्की ने जो अपना रवैया है वो काफी नरम कर लिया है। उसने ये पास किया कि हमने नेटो में तो शामिल होना ही नहीं है, नेटो में हम नहीं होना चाहते शामिल। तो जब नेटो में ही नहीं शामिल होना यूक्रेन ने, तो फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है? क्योंकि जो आया था रूस यूक्रेन पे, वो तो यही था, उसको डर था कि अगर यूक्रेन का नेटो का हिस्सा बन जाता है तो बहुत नजदीक आ जाएंगी न्यूक्लियर फोर्सेस उसके करीब, उसके दरवाजे पे। तो ये भी एक अच्छी बात है। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसने ये भी बोला है कि जो ईस्ट यूक्रेन में डोनबास का इलाका है, जो कि डोनेस्क और लुहांस्क एरिया है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे बैठ के। तो एक रे ऑफ होप है, ऐसा लगता है कि अब कोई बातचीत हो सकती है। जो पहली बातचीत हुई, मैं मानता हूं कि दोनों तरफ से बहुत ही हार्ड स्टांस लिया। रूस कहता है कि आप सरेंडर करें, और जबकि यूक्रेन कहता है आप सीज फायर करें। तो उस टाइम बातचीत हुई, मगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, मगर उन्होंने कहा कि फिर बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है रे ऑफ होप है, आने वाले समय में कोई ना कोई इस बात का नतीजा निकल सकता है। उसकी वजह है क्योंकि यूक्रेन ने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है वो नेटो में नहीं जाना चाहते फिलहाल। तो ऐसे में अगर नेटो में नहीं जाना चाहते तो फिर प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आरजू जो कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा आने वाले समय में। अगर इसका नहीं निकलता, अगर इसका कोई हल बात करता, तो फिर इसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और समझना चाहिए सभी को, आज तक कोई मसला युद्ध से नहीं रिजॉल्व हुआ। जो भी मसला रिजॉल्व हुआ है वो हुआ है डिप्लोमेसी से और बातचीत से। तो ये एक मेरे को लगता है कि इसमें कोई रे ऑफ होप है। आरजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ऐसा ही होना भी चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है सॉरी, कि जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह जो भी लोगों के पास हथियार हैं वो चलाने के लिए नहीं है,
वो जरूर हर कंट्री के पास है, जिस किसी ने भी बना लिया या ले लिया, लेकिन चलाने की हिम्मत या चलाने की बेवकूफी शायद कोई भी ना करे। और आई विश कि ऐसा ही हो, और हम मजीद नुकसान ना देखें, क्योंकि ये न्यूक्लियर हथियार उससे बहुत ज्यादा एडवांस है, जो एक जमाने में जापान के ऊपर अमेरिका ने किया था। तो इस दफा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और इस चीज का अंदाजा शायद सबको ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन हाँ, किया, आरजू मैं थैंक यू इसमें सो ये मच जी। बताना चाहूंगा, आपने बहुत जी। अच्छा बोला कि जो हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम डले हम्म। थे, आज के न्यूक्लियर हथियार 1000 गुना ज्यादा उससे पावरफुल। हम्म। 3 से 4 हथियारों में पूरा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। तो ये पूरे वर्ल्ड को समझना चाहिए। दूसरी बात है, जब से ये लड़ाई लड़ी है, इससे एक सबको समझ आना चाहिए, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर हथियार है, उसको एक प्रकार से दोबारा एक स्टॉक टेकिंग हो, और उसका मैकेनिज्म ऐसा निकाला जाए कि गलती से भी गलती ना हो, कहीं गलती से टेररिस्ट के हाथ में ना पड़े। कुछ एक स्टेट्स हैं जहां ये पड़ने के चांसेस हैं, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार अगर इस्तेमाल हो गए तो ये इट इज स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज इससे निकल के आया, इस लड़ाई से, कि न्यूक्लियर हथियार को हल्के में ना लें। जिस कंट्रियों के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, उनको एक रोबस्ट कमांड स्ट्रक्चर बनाएं। और न्यूक्लियर हथियार जो हैं, दीज आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ पीस एंड डेटरेंस। अर्जुन। बिल्कुल, और बड़े इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं सर, स्पेशली साउथ एशिया के। तो इसलिए इनके पास जो हथियार है वो तो ज्यादा खतरनाक जो है वो कहे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी साइड पे लोग काफी इमोशनल होते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान या इस तरफ। तो लेकिन खैर, ये किसी के पास भी खतरनाक हो सकता है, और इस चीज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और आई विश कि ऐसा कभी कोई ना करे कि इसको चला दे या इस किस्म की बात हो। अब अमन से ही रहना चाहिए, और थोड़े बहुत आपस में बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि जो क्लैशेस हैं उसको भी कम किया जा सके। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक थैंक यू आरजू, थैंक यू, बाय। यू।